हेलो फ्रेंड्स, ये आपकी हिंदी की बुक है इग्नू की। इसका कोड है हमारा BHDLA 137। ये आपका पार्ट 2 है। लिखित भाषा अपनी प्रकृति में स्थायी होती है, जबकि उच्चारित भाषा अस्थायी। लिखित भाषा इसलिए स्थायी होती है क्योंकि हम उसे लिखित के रूप में यूज़ करते हैं और उसे हम दोबारा भी देख सकते हैं, वो इसलिए स्थायी होती है। और अस्थायी में होता है कि अगर हमने कुछ बोला, क्या वही हमें उसी रिपीट में कोई बोल सकते दोबारा? नहीं, उसकी भाषा हमारी चेंज हो जाएगी। लिखित भाषा एक दस्तावेज बन जाता है। इस लिखित रूप को हम अनंत काल तक सुरक्षित रख सकते हैं। इसके विपरीत वाक् संप्रेषण का क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है। उच्चरित भाषा के प्रकार में होता है कार्य। उच्चरित भाषा एक वैकल्पिक है। भाषा समाज का प्रत्येक व्यक्ति इसका प्रयोग करते हैं। सेकंड वर्ड में क्या बताता है? भाषा प्रकार और प्रयोग क्षेत्र के विस्तार के कारण उच्चरित भाषा विषम रूपी होती है। उच्चरित भाषा से ही लिखित भाषा का जन्म हुआ है। उच्चरित भाषा में कोड मिश्रण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। उच्चरित भाषा का प्रयोग का द्योतक होता है। उच्चरित भाषा का प्रयोग अनौपचारिक संदर्भों में होता है। उच्चरित भाषा में विकल्प लिखित भाषा की तुलना में अधिक होता है। उच्चरित भाषा को व्यक्ति अपने परिवेश से स्वतः सीखता है। ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद जहाँ पर उसका पालन पोषण या जहाँ पर वह रहता है वहाँ के लोगों से मिलकर वहीं की भाषा सीख जाता है। और हमारा 10वां पॉइंट क्या कहता है? उच्चरित भाषा ही व्यक्ति के समाजीकरण का माध्यम होता है। समाजीकरण मिस होता है कि समाज बनाना। अगर हमें समाज बनाना है तो हमें एक दूसरे से बात करनी ही होगी, तो हम बात लिखित रूप में तो नहीं करते। अगर हमारे साथ के लोग हैं तो हम उनसे बोलकर ही बात करते हैं। लिखित भाषा के प्रकार। स्मृति में सहायक। स्मृति क्या होती है बच्चों? यादगार। वाचिक परंपरा से जुड़े हुए हैं। लोगों में यह क्षमता थी कि वे लंबे आख्यानों को याद कर लेते थे। ये बात वास्तव में महत्वपूर्ण है, लेकिन इतनी नहीं जितनी कि किसी विश्वविद्यालय की पुस्तक सूची। यह कारण है कि लेखन के विकास में उसका स्मृति प्रकार सबसे महत्वपूर्ण माना गया। आज हम जो भी पढ़ते हैं तो उसको हम कैसे कर पाते हैं? क्योंकि उस ज़माने में हमारे लिए ये सब लिखित रूप में था, तो इसलिए हम अपनी संस्कृति को भी जानते हैं, अपने इतिहास को भी लिखित के माध्यम से। तो ये हमारी स्मृति में भी सहायक होती है। अब हम बात करने जा रहे हैं संप्रेषण क्षेत्र का विस्तार। मौखिक संप्रेषण में वक्ता और श्रोता। वक्ता कौन होता है? जो बोलता है। श्रोता कौन होता है? जो सुनता है। बात करने के लिए दो लोगों की जरूरत होती ही होती है। दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है, इसीलिए इसका संप्रेषण क्षेत्र सीमित होता है। इसके विपरीत लिखित संप्रेषण दूसरी ओर काल दोनों की सीमा को पार कर लेता है। इसीलिए लेखन को संप्रेषण के क्षेत्र में दूरी का माध्यम कहा गया है।
जिसमें न केवल लेखक और पाठक की दूरी मिट जाती है बल्कि लेखक और संदेश की दूरी भी मिट जाती है। अब हम बात करने जा रहे हैं थर्ड पॉइंट के प्रसारण का माध्यम। लेखन का ये प्रकार संदेश को भेजने वाले से दूर पहुंचाने में समर्थ बनाता है। लिखित भाषा रूप की यह विशेषता उसे प्रसारण माध्यम के रूप में स्थापित करती है। लिखित संदेश एक वस्तु की तरह लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। इसका अर्थ यह है कि बोले गए शब्द अपनी प्रकृति में अल्पजीवी मतलब कुछ समय तक के लिए रहते हैं और स्वतः जात होते हैं। लेखन में शब्द स्थिर और गोचर बनते हैं। अब हमारा फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? सामाजिक नियंत्रण। लेखन के साहित्य का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि उसमें सामाजिक व्यवहार को नियमित और नियंत्रित करने की शक्ति होती है। यदि आप सरकारी कार्यालयों के कामकाज को देखें तो आपको ये मुझे लिखित रूप में दीजिए, कैन आई हैव दिस राइटिंग जैसी अभिव्यक्तियाँ प्रयोग में मिलेगी। इनसे ये तथ्य प्रमाणित होता है कि लोग मौखिक शब्दों की तुलना में लिखित शब्दों पर अधिक विश्वास करते हैं। सामाजिक नियंत्रण के प्रकार के स्तर पर दूसरे पक्ष का संबंध भाषा से है। सामाजिक प्रक्रिया में इस वर्ग द्वारा प्रयुक्त भाषा रूप आदर्श बनने लगता है। इसे सामाजिक गरिमा भी मिलती है और लिखित दस्तावेजों की स्थायी प्रकृति के कारण इस भाषा रूप को अन्य लोगों का भी पूरा समर्थन मिलने लगता है। इस प्रकार अभिजात्य वर्ग द्वारा प्रयुक्त और निर्धारित लिखित भाषा रूप पूरे समाज में मानक के रूप में स्थापित हो जाता है और इस प्रकार लेखन का प्रतिदर्श बन जाता है। अब हम बात करेंगे प्रतिक्रिया। भाषाई संप्रेषण को वाक् की सीमाओं से स्वतंत्र करते हुए लेखन ने कई प्रकार की समन्वित प्रतिक्रियाएं निर्मित की। इनमें निहित संदेश उस व्यक्ति विशेष को और उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। निर्देश पुस्तिका पाठ विधियाँ बुनाई कढ़ाई के नमूने आदि किसी विशिष्ट पाठक वर्ग का संबोधित नहीं होती है, लेकिन यदि हम इनके अनुसार प्रतिक्रिया करें, भोजन बनाना चाहे कढ़ाई करना चाहे तो ये हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। अब हम बात करें सौंदर्य शास्त्रीय प्रकार्य। आपने देखा होगा कि किसी कहानी या उपन्यास में प्राकृतिक आदि का विवरण देते हुए रचनाकार भाषा के लिखित रूप की मानकता से बंधा रहता है। इसके विपरीत जब वह विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच संवाद प्रस्तुत करता है तो भाषा के मौखिक रूप को वह प्रधानता देता है। साहित्य में ऐसी अनेक विधियाँ हैं जैसे उपन्यास, नाटक और कुछ विशेष कविताएं, जिनके स्वरूप की कल्पना भी उनका लिखित रूप के बिना नहीं की जा सकती। इसमें शाब्दिक कला को इतना सुंदर रूप दिया जाता है जो देखने में अच्छा लगे। प्रिंट मीडिया ने लेखन की इस साज सज्जा को अत्यंत आकर्षक बनाया
है जो हमें बौद्धिक स्तर पर भी प्रमाणित करती है। अब हम बात करने जा रहे हैं बोलचाल की भाषा का लिप्यांकन। लिप्यांकन में होता है स्क्रिप्टिंग। इसका मतलब होता है अगर हम जो बोल रहे हैं वो लिखेंगे। बोलचाल की भाषा और लिखित भाषा का अंतर उस समय और भी स्पष्ट हो जाता है जब बोलचाल की भाषा की ध्वनियों का लिखित भाषा में लिप्यांकन करने का प्रयास किया जाता है। आपने नाटक, कहानी, उपन्यास में देखा होगा कि उच्चरित भाषा की इन चेष्टाओं को वह रोते हुए आया, वह जोर से हंसने लगा के रूप में लिखकर व्यक्त किया जाता है। हम मौखिक भाषा में तो सुन सकते हैं, लेकिन इन्हें लेखन के माध्यम से व्यक्त करने के लिए लिखित भाषा में कोई साधन नहीं है। रोना, हंसना के अलावा चीखना, चिल्लाना, डांटना, झिड़कना, गुनगुनाना, बुदबुदाना, आहें भरना, हकलाना, नाक से बोलना आदि ना जाने कितनी इसी प्रकार की क्रियाएं और चेष्टाएं हैं जिनका संबंध एक और हमारी। इसका मतलब है अगर हम तेज रोते या धीरे रोते हमारा कौन सा भाव है, लिखित भाषा वो भाव हमारा व्यक्त नहीं कर सकता है। शारीरिक मानसिक अनुक्रिया के साथ जुड़ा होता है, जैसे रोने में आंसू आना, चेहरा पीला पड़ना, आँख सूजना, नाक लाल होना तथा दूरी, और इसका संबंध उच्चारण पद से जुड़ा होता है, जैसे रोने के समय तरह तरह की आवाज़ें के साथ धीमी या तेज गति से रोना। ये सब हम लिखित रूप में नहीं दिखा सकते। अब हम बात करने जा रहे हैं लिखित भाषा पर उच्चरित भाषा का प्रभाव। जो हमारी लिखित भाषा है तो उस पर उच्चरित भाषा का क्या प्रभाव है। वर्णनात्मक शब्दों या पदबंधों का प्रयोग। ये लेखन में सबसे सरल और सबसे अधिक प्रचलित तकनीक है। वर्णनात्मक या विवरणात्मक शब्दों और पदबंधों का प्रयोग करते हैं। किसी के रोने को व्यक्त करना हो तो कहा जाता है कि वह फूट फूट कर रोने लगी। विराम चिन्हों का प्रयोग। लेखन व्यवस्था में विराम चिन्हों का प्रयोग एक ऐसी सुविधा है जिसका प्रयोग प्रत्येक लेखक करता है। विराम शब्द का अर्थ है रुकना। वर्तनी में परिवर्तन। लेखक शब्दों की वर्तनी में फेरबदल कर देते हैं। विज्ञापनों का उद्देश्य लोगों का ध्यान आकर्षित करना होता है। अब हम उदाहरण की बात करते हैं के लिए यदि कोई वस्तुलाकार बोलता है तो तोतली भाषा की अभिव्यक्ति के लिए शब्दों की वर्तनी का स्वरूप बदल दिया जाता है। मोटे गाढ़े अक्षरों में लिखना। किसी बात पर बल देना चाहता है, कोई महत्वपूर्ण बात बताना चाहता है या किसी विशेष कथन की और पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता है तो उस वाक्य या कथन को सामान्य लिखावट की तुलना में मोटे गाढ़े अक्षरों में लिख देता है। अंग्रेजी भाषा में ये कार्य कैपिटल अक्षरों का प्रयोग करके किया जाता है। आपको पता होगा अगर हमें कोई चीज़ इम्पोर्टेंट लगती है तो हम उसे अंडरलाइन या उस पर डार्क पेन वगैरह चला देते हैं या पेन का रंग वगैरह चेंज कर देते हैं। तो इसी तरह इसमें भी होता है।
टंके सामग्री में अंतराल या स्पेस छोड़कर लिखना। स्पेस या अंतराल छोड़कर लिखने से भी लेखक बोलचाल की भाषा की स्वाभाविकता को लेखना में बनाए रखने का प्रयास करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं वर्गों तथा शब्दों की पुनरावृत्ति। शब्दों या वर्णों की पुनरावृत्ति से भी लेखक उच्चारण की वास्तविकता को लेखन में उतारने का प्रयास करते हैं। किसी भी चीख पुकार, जोर से बोलना, बल देकर बोलना, इन सभी ध्वन्यात्मक प्रभावों को लेखन में शब्दों और वर्णों की पुनरावृत्ति के माध्यम से प्रदर्शित करने की चेष्टा की जाती है। आपको सबको समझ आ ही गया होगा। ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है।